तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं अध्याय 3। ठीक है, यानी कि आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी भूमिका देख लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, उपयोग क्या है। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। आव्यूह की खोज, रूपांतरण, ज्यामिति के अध्ययन में विशेष रूप से ज्यामितीय आकारों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन, घूर्णन, रोटेशन, परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन, संकुचन अर्थात कॉन्ट्रैक्शन आदि में हुआ। ठीक है, जे जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया 1850 में। ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जे सिल्वेस्टर ने 1850 में मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया और फिर इसके बाद इनके गणितज्ञ हुए आर्थर कैले ने विधिवत 1858 में आव्यूह सिद्धांत का विकास कर दिया। ठीक है, और देखते हैं इसमें कि आव्यूह के अध्ययन के पहले इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इसके विज्ञान की प्रत्येक शाखाओं, विशेष रूप से आणविक भौतिकी एवं इंजीनियरिंग में व्यापक प्रयोग से आधुनिक गणित का सशक्त साधन बन गया। ठीक, यानी कि आणविक भौतिकी एवं इंजीनियरिंग में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें दिया हो कि इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के अंतर्गत बृहद रूप से किया जाता है। ठीक है, यानी कि परमाणु भौतिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कंप्यूटर का आविष्कार हो जाने से इसका महत्व और भी बढ़ गया। ठीक है, जब से कि इलेक्ट्रॉनिक या ब्रेन कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, तब से आव्यूह का और भी महत्व हो गया है। रेखीय समीकरण निकाय के हल में आव्यूह का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो रेखीय समीकरण निकाय के हल में भी आव्यूह का प्रयोग होता है। नेटवर्क एवं गुप्त वार्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में आजकल इसका विशेष स्थान है। ठीक है, और फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन लैपलॉस ने ग्रहों की क्षोभ गति के अध्ययन में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, 1749 से 1827। ठीक है, पियरे साइमन का जो है, तो इन्होंने क्या किया था कि ग्रहों की क्षोभ गति का अध्ययन किया था इसकी सहायता से। तो इस प्रकार आव्यूह सिद्धांत को स्वर्ग से मनुष्य तक सड़क पर लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आव्यूह सिद्धांत जो है मानव जीवन को काफी सहायता की है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए आव्यूह की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए mn संख्याओं के एक निकाय यानी सिस्टम को या विधि को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह या m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे देखिएगा। तो देखिए जैसे हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे एक राम थे, राम और श्याम। ठीक है, दो मित्र हैं, वो बाजार जाते घूमने। ठीक है, वो क्या करते हैं, चावल खरीदते हैं। ठीक है, तो राम को जो है चावल 20 रुपए किलो मिल जाता है। ठीक है, और ये श्याम जो खरीदते हैं इनको 25 रुपए किलो मिलता है। ठीक है, अब अब ये करते हैं कि दाल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो राम को जो दाल है ये मान लीजिए कि 50 रुपए किलो मिली और इनको जो है श्याम को 40 रुपए किलो। तो अब ये क्या हो, जो इस गणितीय मतलब कि खरीदारी को अगर आव्यूह में व्यक्त करें तो कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, तो ये कोष्ठक होता है आव्यूह का। ठीक है, मतलब कि ये चिन्ह होता है। तो यहाँ से देखिए ये 20 और ये 25, 50 और ये 40। ठीक है, अगर इसको जो है हम इस तरह लिख दें तो इसी विधि को जो है हम क्या कहते हैं, ये 2 गुणे 2 मतलब कि ये 2 पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ इसमें हो गए। ठीक है, ये m क्रॉस n का मतलब यही हुआ। ठीक है, m क्रॉस n जो है m पंक्तियां, तो ये m पंक्तियां हैं। ठीक है, यानी कि 2 पंक्तियां इसमें हैं और n जो स्तंभ है ये है। ठीक है, तो यानी 2 क्रॉस 2 का ये आव्यूह हो गया। ठीक है, इसी को हम व्यवस्थित करने जो करते हैं, ये विधि है जो है आयताकार सारणी के रूप में,
तो इसे ही आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम आव्यूह के प्रकार के बारे में। एक चीज थोड़ी इसमें और देख लीजिए, वो क्या है कि इस तत्व को हम क्या कहेंगे, इस आव्यूह जो है, आव्यूह में इस तत्व को हम क्या कहेंगे, A11। इसका मतलब ये हुआ कि एक, पहले एक का मतलब हुआ कि पहली पंक्ति, ठीक है, ये वाली पहली पंक्ति, ठीक है। और ये एक का मतलब हुआ कि पहला स्तंभ, ठीक है। A11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाला तत्व, ठीक है। अगर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम A12 कहेंगे, ठीक है। यानी कि पहली पंक्ति तो है लेकिन दूसरा स्तंभ वाला तत्व, ठीक है, इसका नाम ये होगा। इसका क्या होगा, A21, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। ये पहला स्तंभ होगा लेकिन ये दूसरी पंक्ति होगी, ठीक है। तो ये A21 का मतलब ये वाला तत्व, ठीक है। और इसको हम क्या नाम देंगे, तो A22 मतलब कि दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, ठीक है। पहले हम पंक्ति को रोकते हैं फिर स्तंभ को, ठीक है। तो इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आव्यूह के प्रकार। देखिए इसमें आव्यूह के प्रकार में जो है, पहला क्या है, क्षैतिज आव्यूह, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए ये कैसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा आव्यूह, ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ठीक है, यानी कि पंक्ति कम हो और स्तंभ ज्यादा हो, ठीक है। तो देखिए ये किस प्रकार बनेगा, इसमें पंक्ति कम हो, ठीक है, यानी कि अगर हम 2, 5, 6, 7, ठीक है, और ये इसमें हम 5, 8, 10, 12 कुछ भी ले लें। देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें पंक्ति क्या है, 2 है, ठीक है। ये एक पंक्ति और एक ये पंक्ति, ठीक है। ये तुम्हें 2 पंक्ति हो गई, ठीक है। पंक्ति क्या हो गई, की संख्या 2 हो गई, ठीक है। और इसमें लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, 4 स्तंभ, ठीक है, स्तंभ, ठीक। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। क्षैतिज आव्यूह के लिए क्या करना है कि उसमें पंक्ति की संख्या कम होनी चाहिए सदैव, ठीक है। तो जिसमें पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभ की संख्या अधिक हो, वो क्षैतिज आव्यूह होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। अब देखिए नंबर 2 है कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये कैसा होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, यानी कि पंक्तियों की संख्या जो है वो अधिक होगी और स्तंभों की संख्या जो होगी वो कम होगी, ठीक है, इसका विपरीत होगा जस्ट। तो देखिए वो कैसा होगा, ठीक है, यहाँ देखिए इसको अगर हम क्रिएट करें 2, 5, 8, 10, ठीक, 11, 12, ठीक। इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें जो क्षैतिज आव्यूह में था कि जो पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए थी, इसमें जो है पंक्तियों की संख्या अधिक होनी, ठीक है, यानी कि पंक्तियों की संख्या इसमें अधिक है और स्तंभों की संख्या कम है, ठीक है। इसमें 3 पंक्ति दी हुई है, ठीक है, 3 पंक्ति हैं और इसमें जो स्तंभ है वो 2 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग आव्यूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा वर्ग आव्यूह, ठीक है। वर्ग आव्यूह कौन सा होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या बराबर हो, ठीक है। इसमें यानी अगर पंक्ति 1 है तो 1 स्तंभ होना चाहिए, अगर अगर और पंक्ति और स्तंभ, अगर 2 स्तंभ है तो 2 पंक्ति, ठीक है। यानी इसमें वर्ग आव्यूह में देखिए 2, 1, 3, 2, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बराबर होनी चाहिए। इसमें देखिए ये जो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, वर्ग आव्यूह हुआ, ठीक है, वर्ग आव्यूह, ये मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका फोर्थ देख लेते हैं कौन सा है।
देखिए इसमें पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश आव्यूह वो कैसे होते हैं कि वह आव्यूह जिसमें पंक्ति एक ही हो, ठीक है, स्तंभ कुछ भी हो लेकिन पंक्ति एक होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे 1 2 3 ले लिया हमने, तो इसमें क्या हुआ, पंक्ति एक है लेकिन स्तंभ यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर आव्यूह दिखें तो उनको हम क्या कहेंगे, हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश आव्यूह, ठीक है। चलिए इसका हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है कि स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, ठीक है, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, स्तंभ सदिश आव्यूह। तो ये कौन से आव्यूह होते हैं, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या चाहे जो हो लेकिन इसमें स्तंभ एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 3 ले लिया हमने, तो इसमें देखिए पंक्ति जो है 2 है लेकिन स्तंभ एक है, ठीक है। स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता। और इसमें इस पंक्ति आव्यूह में पंक्ति एक होनी चाहिए, स्तंभ कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका हम सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है कि शून्य या रिक्त आव्यूह, ठीक है, शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह कौन से हैं कि ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक तत्व शून्य हो, ठीक है, उसे शून्य आव्यूह कहेंगे, ठीक है, जिसके प्रत्येक तत्व शून्य हो, ठीक है। इसके जो अवयव हो ऐसा मैट्रिक्स हमें मिले कि जिसके अवयव जो शून्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, साथ इसका यही पूछा जाता है इसमें मैट्रिक्स में। तो दिया हुआ है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, ठीक है, या तत्समक समक आव्यूह, ठीक है। अंग्रेजी में इसे यूनिट ऑफ यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इकाई या तत्समक आव्यूह क्या होता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो तथा अन्य सभी शेष अवयव जो है शून्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग इकाई या तत्समक आव्यूह, ठीक है। जैसे वर्ग आव्यूह का होता है उसमें अगर 2 पंक्ति हो तो 2 स्तंभ भी होनी चाहिए, अगर 3 पंक्ति हो तो 3 स्तंभ होने चाहिए, ठीक है, यानी कि वर्ग के रूप में हो। तो इसी तरह पहले हम जो इकाई आव्यूह होगा वो वर्ग के रूप में होना चाहिए, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसके जो मुख्य विकर्ण मतलब बाएं साइड का जो ये विकर्ण होता है, ठीक, जैसे अगर इसमें हम 1 0 0 1 लिया, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो है मुख्य विकर्ण है, ठीक है, ये वाला, ये द्वितीय विकर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें तो ये जो एक एक है, एक इकाई तत्समक आव्यूह, और इसमें देखिए मुख्य विकर्ण जो है एक की वैल्यू एक है इसमें और अन्य जो है वो 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, इकाई तत्समक आव्यूह, ठीक है। ये चाहे आपको 3 × 3 में हो या 4 × 4 में हो, ठीक है, चाहे जितनी पंक्तियां हो लेकिन वो वर्ग आव्यूह के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 है जैसे तो क्या होना चाहिए, इसका मुख्य विकर्ण की वैल्यू एक ही होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर, और बाकी शेष जो है अवयव वो 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसमें जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है विकर्ण आव्यूह क्या होता है। देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी तत्व जो हो शून्य होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये हो गया कि 2 0 0 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये विकर्ण आव्यूह हुआ, ठीक है। मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी जो भी अवयव होंगे वो शून्य हो तो ये विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये भी वर्ग आव्यूह जो है तत्समक आव्यूह होगा, लेकिन ये विकर्ण आव्यूह भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है मुख्य विकर्ण के सभी तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व जो हैं शून्य है।
लेकिन इसमें क्या मैटर करता है कि अगर इसमें एक के अलावा भी मुख्य विकर्ण के अवयव हैं तो उसको भी हम विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है अदिश अवयव कैसे कहते हैं। देखिए अदिश अवयव क्या होगा कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व जो है बराबर हों, ठीक है, तो उसे, और अन्य जो तत्व हों उसके अतिरिक्त जो है वो शून्य हो तो उसे हम अदिश वर्ग अवयव कहेंगे। जैसे इसमें हम 3 गुणे 3 कर लें तो हो जाएगा 0 3 0 0 0 3। ठीक, देखिए इसमें क्या कहता है कि ये जो मुख्य विकर्ण के तत्व हैं, ठीक है, मुख्य विकर्ण के जो तत्व हैं वो बराबर हों। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, ये 3 होने चाहिए, 4 है तो 4 होने चाहिए, 5 है तो 5 होने चाहिए, तो और अन्य सभी तत्व अगर शून्य हों तो इसे हम अदिश अवयव कहेंगे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें अंतर क्या था, देखिए विकर्ण अवयव में, विकर्ण अवयव में इसके जो तत्व ये नहीं दिया गया कि मुख्य विकर्ण के बराबर हों। ठीक है, 2 भी हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, इसको ये कोई मतलब अनिवार्यता नहीं दी गई है कि इसमें ये बराबर ही हो। ठीक है, लेकिन तत्समक अवयव में ये निश्चित है कि इसमें के जो मुख्य विकर्ण के अवयव हों वो एक होने चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, उप अवयव क्या है। देखिए उप अवयव, उप अवयव, उप अवयव देखिए नाम से इसको पता लग रहा है कि उप, ठीक है, किसी अवयव को निकाला हुआ अवयव, ठीक है, किसी से निकाला। जैसे देखिए हम ये अवयव ले लेते हैं 2 3 5 8 9 10 12 15 5 और 10। ठीक है, ये जैसे अवयव दिया हो, ठीक है, इसी अवयव से कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभों को निकालकर जो अवयव बनता है उसे उप अवयव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम ये वाली पंक्ति जो है निकाल दें, पहला स्तंभ निकाल दें ये, ठीक है, और पहली पंक्ति निकाल दें तो इसमें देखो बचेगा क्या हमारा, अब जो अवयव बनेगा उसे हम उप अवयव कहेंगे। ठीक है, इसमें 9 10 5 10, ठीक है, ये जो अवयव बना है एक उप अवयव है। ठीक है, क्या है, उप अवयव, सब मैट्रिक्स। ठीक है, अवयव सब मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका अगला जो है त्रिभुज के जो रूप में होते हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए 11 है कि ऊपरी त्रिभुजी अवयव, क्या है, ऊपरी ऊपरी त्रिभुजी भुजी अवयव। ठीक है, अवयव, ये कौन सा अवयव होता है, देखिए इसमें क्या है, ऐसा वर्ग अवयव, ये भी वर्ग के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के तत्व, ठीक है, मुख्य विकर्ण के नीचे के तत्व शून्य होने चाहिए। जैसे इसमें हम ले लिए 2 3 5, अब यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए, 0। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य विकर्ण ऐसे आएगा तो इसके नीचे के तत्व शून्य होने चाहिए, 0, और इसमें 5 3 0 0 8, अगर ऐसे ले लें तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये मुख्य विकर्ण है। ठीक है, ये वाला बाईं तरफ, और इसके नीचे के सभी जो तत्व हैं वो 0 हैं। ठीक है, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे, ऊपरी त्रिभुजी अवयव। ठीक है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अगर तत्व शून्य है तो उसको हम ऊपरी त्रिभुजी अवयव कहेंगे। ठीक है, मुख्य विकर्ण में अनिवार्यता नहीं दी गई है कि वो 1 1 हो या 2 2 हो या 3 3 हो, इससे नहीं मतलब चाहे जो इसमें तत्व हो। ठीक है, लेकिन इसके विकर्ण के नीचे के तत्व शून्य होने चाहिए। इसमें 12 नंबर दिया हुआ है कि निम्न निम्न त्रिभुजी अवयव, ये कौन से अवयव होते हैं, देखिए ये इसका जस्ट उल्टा होते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए इसमें नीचे के तत्व शून्य थे लेकिन इसमें ऊपर के तत्व शून्य होने चाहिए। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के तत्व शून्य हो उसे हम
निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 0 0, इसमें अब नीचे के हमें कुछ भी हो, ठीक है, 5 5 0, ठीक है, 3 2 5, ठीक है। अभी देखिए ये अगर इसको हम ऐसे लें तो ये मुख्य विकर्ण हो गया। अब इसके ऊपर के जो तत्व हों वो शून्य है, तो ऐसे जो आव्यूह बनेंगे है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहेंगे। ठीक है, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इससे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप ये जितने आव्यूह हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, आव्यूहों की समानता। जैसे दो आव्यूह हों तो उनके बीच में कौन सी इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दो आव्यूह की समानता, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम किसी आव्यूह की तुलना करें तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कि दो आव्यूह एक ही क्रम के हों, ठीक है, एक ही क्रम मतलब कि उसमें अगर जैसे एक आव्यूह है 2 3 5 6, ठीक है, अब ये कैसा आव्यूह, 2 गुणे 2 का मतलब कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। अगर इसकी हम तुलना करेंगे दूसरे किसी आव्यूह से तो वो भी जो है 2 गुणे 2 का आव्यूह ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट याद करनी चाहिए, और दूसरा है कि दोनों आव्यूहों ए एवं बी के संगत तत्व बराबर हों। ठीक है, बराबर हो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आव्यूह ए जो है, ये ए आव्यूह है, ठीक है, 1 2 3 5, ठीक है, 2 गुणे 2 का आव्यूह तो है, लेकिन इसमें अगर हम कह रहा है कि दूसरा अगर आव्यूह हो उसके संगत आव्यूह, जैसे अगर ये आव्यूह बी है तो उसके तत्व बराबर हो। ठीक है, यानी कि अगर 2 5 8 3 होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर इसमें 4 तत्व हैं तो इसमें भी होने चाहिए, ये नहीं कि इसमें अगर हम 8 ऐसे कर दें, ठीक है, इसमें एक तत्व बढ़ा दे 5 कर दे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तुलना इसकी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके जो संगत तत्व है बराबर होने चाहिए। तो आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आव्यूह के ये क्लियर हो गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रश्नावली 3A को हम सॉल्व करेंगे, इसके सारे प्रश्न को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।